नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। सीबीटी के एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं और इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जो अभी तक 3-4 दिन का एग्ज़ाम हुआ है उनमें कुछ क्वेश्चंस सिमिलर है और वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम इस वीडियो में आपको वो क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो रिसेंटली रिपीट हो चुके हैं। वैसे तो आपको मैं बता दूँ, पूरा पेपर हमारी जो क्लासेज हुई थी उन्हीं में से आया है। चैनल पर ITI एग्ज़ाम 2024 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपके फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस की क्लासेज है। टोटल हमने आपको 20 क्लासेज प्रोवाइड करवाई है, पेपर उसी में से आ रहे हैं। और एक अलग से 14 क्लासेज जो हमने आपको मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चंस की दी थी वर्ष 2021, 22, 23 में। तो पूरा क्लास या पूरा पेपर यहीं से कवर हो रहा है, तो आप समय निकाल कर इनको ज़रूर देखना। रिकॉर्डेड है तो आप इनकी स्पीड डबल कर सकते हैं, ये आपके लिए एक वहाँ पर बेनिफिट भी रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो इनको बहुत अच्छे से कवर कर लो, पढ़ लो। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना है। और हो सके तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आइए मैं आपको क्वेश्चंस पर ले चलता हूं। चलिए ये देखो, ये एक बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं, तो वैसे ये लगभग एडिट करने की ज़रूरत है नहीं और मुझे लगता है कि क्लियर थोड़ा दिखाई दे ही रहा है, नहीं तो मैं पढ़ करके वैसे ही आपको बता ही दूंगा। सवाल देखो, हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन में वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। एसी में जो हम इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट लेते हैं वो ज़्यादा वोल्टेज तक नाप नहीं सकते, लेकिन आपको तो पता है हमारे एसी में जो वोल्टेज होती है वो तो 400 kV तक होती है ना, ट्रांसमिशन की वोल्टेज। तो इसके लिए ना एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर आता है जिसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के 2 भाग होते हैं जिनको शॉर्ट में सीटी और पीटी बोलते हैं। उम्मीद है कि आपने क्लासेज में इनको पढ़ा होगा। सीटी करंट ट्रांसफार्मर होता है और पीटी होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हिंदी में विभव परिणामित्र बोलते हैं। इन्होंने तो विभव ट्रांसफार्मर लिखा है, विभव परिणामित्र लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठान मापन, इतना लिख लो। हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन में मेजरमेंट के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं? पीटी शॉर्ट में, पूरा नाम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, शॉर्ट में विभव परिणामित्र, हिंदी में, सॉरी शॉर्ट में नहीं हिंदी में। ठीक है, ये रिपीट हुआ है। इसी तरह से हाई करंट लेने के लिए जो काम में लेते हैं ना, वो होता है सीटी करंट ट्रांसफार्मर, उसे बोलते हैं। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, ट्रांसफार्मर के कुछ क्वेश्चन वो बच्चे ने बताया कि ज़्यादा रिपीट हुए थे। पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोटक वेंट प्लग प्रोवाइड करवाने का क्या उद्देश्य है? वेंट प्लग नाम से पता लग रहा है वेंटिलेशन के लिए होता है। वेंटिलेशन का मतलब क्या है कि जब वो एक तरह से गैस होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो सिंपल है, जैसे वेंट प्लग हमारे ट्रांसफार्मर में दरअसल क्या होता है कि तेल के कारण एक्सप्लोजन होता है, प्रसार और संकुचन। तो एक तो ऑपरेशन के लिए बकोल्स रिले होती है, और दूसरा अगर बहुत ज़्यादा तेल का फैलाव होता है तो कंजर्वेटर में वो बैक कर जाता है मेन ऑयल टैंक से। लेकिन वो कहता है कि अगर किसी कारणवश आपका बकोल्स रिले ऑपरेट नहीं होता है तो फिर वो प्रेशर रिलीज वाल्व होता है एक तरह से। वेंट प्लग का एक्सप्लोजन वेंट प्लग पूरा नाम होता है, और दूसरा नाम होता है प्रेशर रिलीज वाल्व। कौन सा? प्रेशर रिलीज वाल्व। एक डायफ्राम लगा रहता है रबर का, और कुछ नहीं है। इतना तेज़ तेल का प्रेशर आता है कि वो रबर का डायफ्राम टूट जाता है, अतिरिक्त तेल और बाहर निकल जाते हैं, जिससे दबाव कम हो जाता है और मेन ऑयल टैंक फटने से बच जाता है। ठीक है, तो सी उत्तर करना है। प्रेशर रिलीजिंग वेंट प्लग का काम होता है प्रेशर को रिलीज करना। लेकिन एक चीज़ बताऊँ आपको, थोड़ा सा इसको ना तरीके से भी याद रखना, नहीं तो भूल जाते हैं। आपके सीबीटी एग्ज़ाम में ऑप्शंस जो है ना वो सफल करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे सी भी आप याद रखो। BIS का पूरा नाम पूछा था, बहुत सिंपल है, पहले भी आपने पढ़ा होगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका पूरा नाम होता है। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं भारतीय मानक संस्था। ठीक है ना। आपके ITI बेस पर इसमें टेक्नीशियन की भर्ती भी आती है, तो ITI करने के बाद BIS के टच में रहना पूरा। इसका काम होता है चीज़ों का स्टैंडर्ड जारी करना। ठीक है ना, चीज़ों का स्टैंडर्ड जारी करना इसका काम होता है। अगला सवाल देखो भाई, जॉइंट से संबंधित है। वो कहता है कि ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ानी है। देखो, लाइन की लंबाई बढ़ानी है, इसे शॉर्ट में बोल दो एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन के लिए हमारे पास वैसे टोटल 3 तरह के जॉइंट होते हैं। मैं आपको तीनों में से नाम बता रहा हूँ। एक नाम तो ये रहा, कौन सा है?
वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, पश्चिमी संघ जॉइंट बोलते हैं। अगर ये नहीं हो तो दूसरे जॉइंट का नाम है मेरिड जॉइंट, यहाँ कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है। तीसरा होता है ब्रिटानिया जॉइंट। अब बात आती है कि इन तीनों को कौन से को कहाँ लगाते हैं, तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वेस्टर्न यूनियन जॉइंट की होती है, तो इसी को ही लगाते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ब्रिटानिया जॉइंट भी लगा सकते हो आप। तीनों ऑप्शन है, तीनों ओवरहेड लाइन में लेंथ को एक्सटेंड ही करते हैं, एक्सटेंशन करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, देखो उसके बाद माइक्रोवेव ओवन जो होता है ना, उसमें एक मोटर लगती है जिसे स्टीरर मोटर बोलते हैं अपन, और उसका क्या काम है। देखो स्टीरर मोटर जो होती है ना, वो घुमाने का काम मोटर ही करती है। ओवन में खाना पकता है, माइक्रोवेव से फ्रीक्वेंसी से पकता है, तो वो मोटर ही उसको घुमाती है और एनर्जी को रिवॉल्व करने का काम करती है, उसमें ऐड करने का काम करती है। ये देखो, रिवॉल्व एंड रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को घुमाना और रिफ्लेक्ट करना, ये इसका काम है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से डी उत्तर याद रखना। वैसे आपके एग्ज़ाम में ए बी सी कहीं भी लिखा हुआ हो सकता है ना, लिखा हुआ उसके अंदर क्या है वो आपको साथ में ज़रूर पढ़ना है, तभी चीज़ें याद रहेगी। ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो न्यूट्रल संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। देखो कौन सा एनर्जी मीटर है जिसके साथ न्यूट्रल लगेगा, तो एनर्जी मीटर तब लगता है, सॉरी न्यूट्रल तब लगता है जब एनर्जी मीटर सिंगल फेज 2 वायर का हो या फिर 3 फेज में 4 वायर का हो। तो वहाँ नाम से ही पता लग रहा है कि उसमें क्या लगा हुआ है, न्यूट्रल लगा हुआ है। तो ये रहा सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट, इसमें फेज और न्यूट्रल के बीच में जोड़ा जाएगा। ठीक है ना। वैसे अगर 3 फेज और 4 वायर के लिए अगर होता तो वो ऑप्शन भी हम कर सकते थे, उसमें भी चौथी तार जो होती है वो न्यूट्रल के लिए होती है। अगला सवाल देखो भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पैमाने का नाम क्या है, स्केल आपको बताना है। देखो हमारे ना स्केल होते हैं कई तरह के, जैसे PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट है तो इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे MI टाइप होता है तो उसका वर्ध एक तरह से मतलब अरैखिक पैमाना होता है, नॉन लीनियर बोलते हैं। तो ये जो पैमाना है ना, ये आपको ध्यान से देखने पर समझ में आ रहा है मेगर या ओम मीटर के जैसा है, क्योंकि यहाँ 0 है और इधर देखो इनफाइनाइट है। तो मेगर और ओम मीटर की स्केल नॉन लीनियर ही होती है। नॉन लीनियर को गैर रेखिक बोलते हैं अपन, या गैर मौखिक गैर समरूप बोल दो। ठीक है ना, समरूप नहीं है पैमाना, मेगर और उसमें जो लेते हैं वो यही वाला होता है। अगला सवाल भाई, ये तो मैं बार बार बता चुका हूँ, इसमें से तो कन्फर्म ही था। कौन सा है? अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर होता है एक। इसके काम करने का सिद्धांत, इसमें AC सप्लाई और एक इसका मेजरमेंट वाला वो डायग्राम देकर पूछते हैं कि ये कौन सा है। तो 3 कुल मिलाकर के आते हैं इसमें से। ठीक है, तो जो अर्थ टेस्टर होता है इसके काम करने का सिद्धांत होता है फॉल ऑफ पोटेंशियल। कौन सा? फॉल ऑफ पोटेंशियल, विभवपात का सिद्धांत इसे बोलते हैं। तो ये याद रखना। अर्थ टेस्टर में मापने के लिए हमेशा AC सप्लाई होती है, ये ध्यान रखना। AC सप्लाई क्यों होती है? क्योंकि हम मिट्टी का रेजिस्टेंस लेते हैं, ज़मीन का अर्थ का रेजिस्टेंस लेते हैं। मिट्टी में केमिकल्स होते हैं। अब अगर केमिकल को आप DC सप्लाई दोगे तो वहाँ पर फैराडे का विद्युतीय अपघटन नियम लागू हो जाता है। क्या? कि जब भी किसी केमिकल को आप DC सप्लाई दोगे तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस विद्युतीय अपघटन होगा और वो आयन्स में बंट जाएगा, तो वहाँ एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी। तो ऑप्शन आपसे सवाल पूछा जाएगा, अर्थ प्रतिरोध नापने के लिए AC सप्लाई क्यों इस्तेमाल की जाती है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है, इसलिए अच्छे से पढ़ना। तो उसका आंसर आपको क्या करना है? उसका आंसर आपको करना है अवॉइड इलेक्ट्रोलाइटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक व्यवधान जो पैदा होंगे हमें उसको अवॉइड करना है, उससे बचना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। लो आ ही गया क्वेश्चन ही आ गया। अर्थ प्रतिरोध नापने के लिए इलेक्ट्रोड को AC आपूर्ति क्यों देते हैं? और ये रहा, अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक EMF इंटरफेरेंस। ठीक है, वैद्युतिक अपघटन में इंटरफेरेंस रोकना। ठीक है, इसके 3 क्वेश्चन है, काम करने का सिद्धांत आता है और वो तीनों ही आएंगे।
ठीक है, सवाल देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन में से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इसका फॉर्मूला आ रहा है और एक इसकी वैल्यू भी आ रही है। मतलब जिस बच्चे को एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ना, वो इजीली दोनों को कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या है देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी ज्ञात करो यदि सप्लाई 35 वोल्ट देने पर 0.5 कूलम का उसमें आवेश एकत्रित कर सकता हो। अब देखो, पहले एक पेपर में क्वेश्चन क्या आया वो मैं बताऊं। क्वेश्चन आया कि एक कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्ञात करने का इनमें से सही फॉर्मूला क्या है। तो वास्तव में तो मैं आपको बताऊं, कैपेसिटर वाला में अगर आपने क्लास में ढंग से पढ़ा हो तो याद होगा Q बराबर CV होता है, ठीक है। Q होता है कूलम में चार्ज, C का कैपेसिटेंस फैराड में, और V का मतलब है वोल्टेज वोल्ट में। अब यहाँ से आपको C कैलकुलेट करना है तो Q/V बना, तो एक तो ये आ रहा है, मतलब फॉर्मूला ये आ रहा है सिर्फ, और वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट रिपीटेड भी है। तो आपके पेपर में हो सकता है ये न्यूमेरिकल ना हो, ये वाला हो, इसलिए इसको याद रखो। अब दूसरी बात, जिस बच्चे को ये अच्छे से याद है तो वो तो न्यूमेरिकल भी कर देगा। कैसे? वैल्यू रखनी है। Q 0.5 कूलम का आवेश यहाँ दिया हुआ था, ठीक है। V वोल्टेज 35 वोल्ट दिया हुआ था, बस वैल्यू रखो और हल करो, मान आएगा 0.014 फैराड। कितना? याद रख लेना, 0.014 आएगा। 2 एक जैसे उत्तर है, कंफ्यूज मत हो जाना। और वो तो दोनों देंगे, उनका काम है आपको कंफ्यूज करना। तो सेटलमेंट आपको करनी है कि सर हम कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत अच्छे से मेहनत करके आए हैं। आ जाओ सवाल पर। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया भी है, आगे फिर आएगा। वैसे तो क्लासेज में ये करवाए हुए हमने, आप अगर टाइम निकाल करके उन क्लासेस को देख सकें तो बहुत सही रहेगा। ITI एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, समय निकालो, क्लासेस देखो, स्पीड डबल कर लो, ज़्यादा ही आपको तो एक तरह से जो 21 क्लासेज है वो आपके लिए 10 या 11 ही बन कर रह गई, डबल स्पीड करते ही ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लो, छोटी छोटी सूचनाएं अपडेट टेलीग्राम पर ही देते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड करो। आपके ITI के फर्स्ट ईयर के इस तरह के फ्री टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल है, तो ये काम आपको ज़रूर करने हैं। अगर कनेक्टिविटी बनानी है, जुड़ना है तो किसी के साथ पूरा जुड़िए, ताकि टेलीग्राम पर अपडेट मिलता रहे। एप्लीकेशन पर फ्री टेस्ट है, उसको आप अटेंड कर सको, यूट्यूब से एक्सप्लेन करके क्लासेस देख सको। कनेक्टेड हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत सारे बच्चों ने अभी नहीं कर रखा है। तो देखो इसमें क्या है, ध्रुवता को इंग्लिश में पोलरिटी बोलते हैं। पोलरिटी का मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे एक मैग्नेटिक कॉइल है, ठीक है, तो इसका पोल ये वाला N और ये वाला S बनाए, वो कहता है कि हमें इसको चेंज करना है, ये वाला S बनाए, ये वाला N बनाए। तो वास्तव में पहली बात तो ये बता दूं कि ये केवल इलेक्ट्रोमैग्नेट में ही संभव होता है, विद्युत चुंबक में ही, स्थायी चुंबक में कभी नहीं होता, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने यहाँ प्लस और यहाँ माइनस दिया, तो मान लीजिए कि किसी समय ये सिचुएशन आई। अब अगर आपका सप्लाई के सिस्टम को आप बदल देते हैं और यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर देते हैं तो पोलरिटी बदल जाएगी। कुल मिलाकर के विद्युत चुंबक में जो पोलरिटी होती है वो धारा की दिशा पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, धारा की दिशा पर निर्भर करती है। अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगी, ध्रुवता भी। अगला सवाल, इनमें से पराचुंबकीय कौन सा है? परा को इंग्लिश में डाया बोलते हैं, ये ध्यान रखना। पेरा नहीं पूछ रहे वो, पेरा को हिंदी में अनु बोलते हैं। तो डाया में कौन कौन से आते हैं? लकड़ी, जल, हीरा, बिस्मथ, ठीक है, ये सारे आते हैं, याद रख लेना। तो यहाँ पर जल ऑप्शन में है। ये मैग्नेट वाले चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस आए ही थे भाई, एक वैसे मैंने आपको पहले भी क्लास में करवा दिए थे। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज ड्रॉप के हमेशा योग के बराबर होता है? किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहता है ये। वोल्टेज नियम का दूसरा नाम क्या है? सेकंड नियम। हम इसे शॉर्ट में KVL बोलते हैं, इसे शॉर्ट में KCL बोलते हैं। प्रथम नियम धारा नियम है और द्वितीय नियम जो है वो वोल्टेज नियम है, और ये वाला भी बड़ा रिपीट हुआ है, ठीक है। यस, कौन सा प्लायर तार का हुक और लूप बनाने के काम आता है? राउंड नोज प्लायर है। न जाने मैंने इस क्वेश्चन को पहले आपको कितनी बार करवाया है। जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, हर एक क्लास हमारी देखते हुए आए, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं इनको, क्योंकि उन्हीं का रिस्पॉन्स आ रहा है।
आपका जिस दिन पेपर हो आप भी हमें ज़रूर बताइए कि आज हमारा पेपर था, ये क्वेश्चंस आए, तो थोड़ा सा लगे। ठीक है। अच्छा, इसमें नीचे देखो एक क्वेश्चन दिख रहा है कि पिंसर का क्या उपयोग है, याद आ ही गया तो बताता हूँ। ये भी बड़ा आया है, पिंसर को हिंदी में चिमटा बोलते हैं। इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो डायग्राम देखकर कहते हैं कि इस औजार का उपयोग क्या है, और सीधा सवाल भी आता है पिंसर का उपयोग क्या है। तो आप में से किस किस को याद है मुझे ज़रूर बताना। जिस बच्चे का सही उत्तर आएगा उसके कमेंट को पिन कर देंगे। तो जिनको नहीं याद है वो उस पिन कमेंट को देख लेना, पढ़ लेना उस पिन कमेंट को। ठीक है, तो जरूर करना। सवाल बीच बीच में इसलिए भी पूछते हैं कि पता तो लगे कि यहाँ तक क्लास को देख कौन रहा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, बीच में छोड़ जाते हैं क्लास को कि चलो बहुत है, हो गया। ऐसे नहीं करना, पूरा पढ़ना है। पेपर है, 5-7 दिन की तो बात है, पूरे साल भर मस्ती तो करी है आपने, अब अच्छे से पढ़ लो। सवाल देखो, विद्युत उपकरणों में लगी आग के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है? वैद्युतिक उपकरणों वाली आग के लिए ना हेलोन टाइप का होता है। इसमें भरी जाने वाली गैस का नाम होता है BCF, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो गैस होती है। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था, आपसे तो खैर कोई नहीं पूछेगा, मस्त रहो। ठीक है, चलो इतने ही थे क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला है, और क्वेश्चन है जो रिपीटेड है आपको बता रहे हैं। वीडियो को प्लीज़ कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लेना। ये क्वेश्चंस की PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बहुत धन्यवाद।